अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू 66 न्यूज़। मैं हूं जुल्करनैन इकबाल और प्रोग्राम का नाम है अंधा कानून। आज मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम साहब और मायनाज़ कोर्ट रिपोर्टर सुहेल रशीद, जिनका ताल्लुक समा टीवी से और बड़े अरसे से वो कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, तमाम जो कानूनी मामलात हैं उनके ऊपर बड़ी गहरी निगाह उनकी होती है। आज उनसे बात करते हैं, उनका तज्ज़िया लेते हैं मुख्तलिफ स्टोरीज़ पे। सबसे पहले बात करते हैं ये जो इमरान खान का निकाह का केस था, जिसको तकनीकी खराबियों के या तकनीकी बुनियादों के ऊपर दरख्वास्त गुजार की जानिब से वापस ले लिया गया है। ये इतनी टेक्निकल पॉइंट्स है जो जज साहब कुदरतुल्लाह साहब को भी समझ नहीं आ रहे थे कि ये क्या है, ना वकीलों को समझ आ रहे थे, सिर्फ वो दरख्वास्त गुजार को अचानक से समझ आ गए। तो सुहेल साहब, ये अचानक निकाह में कोई इतनी बारीकी कैसे दरख्वास्त गुजार को नज़र आ गई जो आज तक उनको कई साल से नज़र नहीं आई थी? देखें, बहुत शुक्रिया जुल्करनैन साहब। बात यह है कि जब केस ऐसे जब फाइल होते हैं तो उस वक्त भी शायद आपने ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं उठाया था कि इसमें ऐसा क्या मामला है, तो अब वो वापस लेके तो ले जाने दें यार। अच्छा, मुझे इसका थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया था क्योंकि जो प्रोसिक्यूटर हैं उसके रिजवान अब्बासी पिछली तारीख पे, ये 2 दिन पहले जो थी 3 दिन, उसमें मरवत साहब तो आ गए थे, शेर अफजल, लेकिन वो नहीं आए। और ये बड़ी एक हैरत की बात थी कि वो क्यों नहीं आ रहे। तो ऐसा लग रहा है कि मतलब इस तरह के केस फाइल भी को बड़ी सलाह मशवरे के बाद होते हैं और मुझे लगता है उनकी वापसी भी बड़े सलाह मशवरे मैं के बाद आपको एक होती और बात, सॉरी आपकी बात कट जाएगी। अगर कल इमरान खान साहब बरी हो जाते निकाह वाले केस में तो क्या इम्पैक्ट आता? हाँ, असल ये बात है। वो फिर उनकी जो बरियत थी वो तो, लेकिन वैसे आप समझते हैं कि कोई मातहत अदालत इमरान को किसी केस में बरियत दे सकती है? देखें, मेरा ख्याल है कि दी भी जा सकती है। बाज़ दफ़ा होता है ना कि आपने एक केस प्रोसिक्यूट करके देखा, वो चल नहीं पा रहा और उसमें से कोई किसी न किसी लॉ का तो आपने सहारा लेना है ना जी, कि इसमें अब ये नहीं, अगर लॉ का सहारा लेना है तो मुझे बताएं, तोशाखाना केस में कौन से लॉ का सहारा लिया गया? और फिर बड़ी अदालत पे आ जाए, सुप्रीम कोर्ट ने कल जो पैसे दिए तकसीम करके, वो कौन से कानून के तहत उन्होंने जो 3 मेंबर बेंच का जो सुप्रीम कोर्ट ने किस कानून के तहत ये केस सुना, ये चीफ जस्टिस साहब को भी नहीं पता था। वो बार बार कह रहे थे कि उसके तहत बैठे ये वो ला जो अरबी वाला लाम अलिफ ला है ना, ये वो वाला ये बहरहाल मैं समझता हूँ जो आपके क्वेश्चन का आंसर है कि वो शायद उठा लिया गया है कुछ वक्त के लिए वो केस, शायद उसके साथ मजीद चीज़ें अटैच होंगी और वो दोबारा केस किसी न किसी लम्हे आ सकता है। अभी खावर मानेका साहब काफ़ी चीज़ें डिस्क्लोज करने के पोजीशन में, मूड में आए हुए हैं। हो सकता है इसके साथ कई और चीज़ें नथी की जाएं, नए विटनेस इसके साथ अटैच किए जाएं और वो समझते हो कि अब मजहबी तकनीकी खामियां दूर करके तो एक स्ट्रॉन्ग केस है वो दोबारा तो चलते केस में भी वो मजीद उसको गवाह और ये चीज़ें तो ऐड हो सकती थी। वैसे सुहेल साहब, एक और भी बात है, मैं अगर वो पिटिशनर होता या मैंने ये केस किया होता, खावर मानेका साहब के इंटरव्यू को मैं बतौर एविडेंस पेश करता कि देखें ना, उसका शोहर कह रहा है जिसने तलाक दी है कि जी इद्दत में निकाह हुआ है, उसके 2 इंटरव्यू, तो मेरा तो केस मजबूत हो जाता। नहीं, उनके 2 इंटरव्यू है ना, एक ताज़ा वाला पेश करेंगे ना। ऐसे तो मुफ्ती सईद की भी 2 वीडियोस हैं, एक उनका बयान है जिसमें वो कह रहे हैं, एक उनकी पुरानी तकरीर कह रहे हैं औरत ने कह दिया तो बस इद्दत खत्म हो गई। जी, वो कहते हैं इद्दत वहीं पे, इद्दत जो है ना उसमें कोई जो है ना आप क्रॉस एग्जामिन नहीं करेंगे। एक औरत कह रही है कि मेरी इद्दत मुकम्मल हो गई है, वो कहते हैं उसकी इतनी प्राइवेट चीज़ है कि वो उसे पता है कि उसने वो पूरा प्रोसेस कर लिया है या नहीं। तो वो कहते थे कि जब वो कह दे तो इद्दत मुकम्मल हो जाती है। ये उनका मिंबर पे बैठे हुए जो है ना एक बयान है। तो उसके बाद वो अदालत आ गए थे कि जी नहीं, ये ठीक नहीं हुआ। फिर निकाह खां भी वही थे, तो वो गलत निकाह भी उन्होंने पढ़ा रखा था। तो ये केस मेरा ख्याल है बहुत उलझ चुका था, तो इसलिए उसको 5 साल के लिए उन्होंने पहले दरखास्त दी। आज उसकी तारीख नहीं थी, तारीख कल थी। उन्होंने कहा जी अर्ली हियरिंग की जाए, मैं वापस लेना चाहता हूँ। फिर उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ, उन्होंने कहा जी मैंने टेक्निकल रीजन। लेकिन भाई हम ये बात कर रहे हैं 3 साल या 5 साल के लिए तो मुफ्ती साहब भी अंदर हो सकते थे ना गलत निकाह पढ़ाने पे, इस केस में अगर ये सजा होती है। काफ़ी चीज़ें इसमें सामने आ सकती थी, लेकिन बहरहाल इसमें अभी कुछ वेट करना पड़ेगा हमें कि ये केस क्या खुली तौर पर बंद कर दिया गया है या इसको उन्होंने मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ वेट करने का फ़ैसला किया है। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि अभी तो इमरान खान साहब अंदर ही हैं ना, वो कौन सा बाहर आ गए कि उनकी दोबारा गिरफ्तारी को मसला बन जाएगी। आज वो अटक से उठ के पुलिस आई हुई थी, वो भी इन्वेस्टिगेट करने आई हुई थी। तो खान साहब अंदर बैठे हुए हैं और जो सोर्सेज बताते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं तो उन्हें वो बतौर ऑडियंस भी काफ़ी देर के लिए यूज़ करते हैं और उन्हें अच्छा खासा जो है ना समझा के भेजते हैं, सुना के भी भेजते हैं, समझा के भी भेजते हैं। उसके बाद उनसे कहते हैं कि आपके जो सवाल हैं वो तो मेरे वकील की लूँगे, तो मैं देखूंगा कि क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन आपका केस ही जो है ना वो गलत है।
अब वो ये सुनने जा रहे हैं, उन्हें भी गपशप के लिए कुछ थोड़ा सा बंदा मिल जाता है चले। अच्छा, दूसरा एक चीज़ है कि अलकादिर ट्रस्ट वाला जो मामला है 190 मिलियन पाउंड वाला, तो मजिस्ट्रेट स्नो का जो फैसला है वो सामने आया है। वो स्नो साहब ने अपने फैसले के 45, वो 3 जजेस का बेसिकली फैसला है, पैरा नंबर 45 में उन्होंने एक फैक्ट डिस्क्लोज किए। वो फैक्ट ये कहता है सुहेल रशीद साहब, क्योंकि आपकी बड़ी नज़र, आप नैब भी कवर करते हैं, कि पहले तो 190 मिलियन पाउंड जिसमें 50 मिलियन पाउंड की प्रॉपर्टी थी वो फ्रीज हो गए। उसके बाद NCA का और अली रियाज मलिक का एक एग्रीमेंट हुआ। उस एग्रीमेंट के तहत उन्होंने ये कहा जी ये पैसे जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान के बजाय हम ये दे देंगे, क्योंकि उनके पैसे थे, NCA ने तो किसी को भेजने नहीं थे, उन्हीं के अकाउंट से पड़े फ्रीज हुए थे, डी फ्रीज हो गए। उन्होंने कहा जी हम 460 अरब रुपए ये दे देंगे। उसमें जो JIT बनी थी उसका भी हवाला है, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का इम्प्लीमेंटेशन बेंच का भी हवाला दिया गया है उस पूरे जजमेंट में। उन्होंने कहा ये अली रियाज मलिक और NCA का एग्रीमेंट था, उसके तहत ये पैसे उन्होंने कहा जी हम ट्रांसफर कर देंगे सुप्रीम कोर्ट के 460 अरब वाले अकाउंट में, जो स्पेसिफिकली बैरियर टाउन के पेमेंट रिसीव करने के लिए बना था। एग्रीमेंट उन दोनों का था, एग्जीक्यूट हो गया, जुर्म किधर हुआ? NCA तो दस्तबरदार हो गया ना, NCA ने पैसे हुकूमत पाकिस्तान का तो जिक्र ही नहीं। इसमें 2-3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपने किया तो मैं 2-3 क्वेश्चन और इसमें रखूंगा। कल जब सुप्रीम कोर्ट ने वो रकम वापस दे दी गई है तो उसके फेडरेशन को जो बाहर से आई हुई थी, इन क्वेश्चन अमाउंट वही है ना, 35 अरब रुपए जो बाहर से आए थे, वो अब वापस चले गए हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास। अब नैब जाके खान साहब को क्या कहेगा कि आपने खजाने को कौन सा नुकसान पहुंचा रखा है, कौन सी रिकवरी करनी है, कितने पैसे आपने लिए हुए हैं। इमरान खान पहले उनको कह रहे हैं कि जनाब पे सुप्रीम कोर्ट में पैसा पड़ा हुआ है, पहले वो कहते थे आपको चाहिए तो आप अब डाल दें विफाक में, आप हैं, आपकी गवर्नमेंट है, आप उसको ले जाएं अगर आप समझते हैं हमने सुप्रीम कोर्ट को गलत दिया हुआ है तो। अब वो जब वहाँ चला गया है पैसा, उसके बाद अब खान साहब के पास नैब के केस में बड़ा ज़रूरी होता है बताना कि आपने ये इतने रुपए का नुकसान पहुँचाया है। जब ये एलिमेंट निकल जाए ना, अलकादिर ट्रस्ट से कितने पैसे हमें आ रहे हैं वो कहते हैं आप जाके पता कर लें, हमें कुछ नहीं आ रहा, और नैब वो रिकॉर्ड ले चुका हुआ है। दूसरे पैसे आप चले गए हैं विफाक के पास, हालांकि वो बड़ा क्वेश्चन है कि वो किस कानून के तहत गए हैं। अगर वो मुबशरा अली मलिक के अपने अकाउंट से पैसे आए थे और उन्होंने सिंध गवर्नमेंट से ली हुई ज़मीन के बदले में अदायगी की थी, तो वो विफाक को किस कानून के तहत दे दिए गए हैं, और ये चीज़ क्यों एज्यूम की गई कि ये शायद पैसा जो है ना कोई मनी लॉन्ड्रिंग का था और पकड़ा गया था और ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ही आना था। उससे पहले आप मशरक बैंक के डॉक्यूमेंट्स को रिकॉर्ड का हिस्सा बना रहे हैं कोर्ट में, और उस पर कोई डिस्प्यूट नहीं कर रहा। कोई पार्टी, एडिशनल अटॉर्नी जनरल बैठे हुए थे, सारे फ्रीकेन वहाँ मौजूद थे, किसी ने क्वेश्चन नहीं किया जी कि नहीं हम इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ना अपना रिप्लाई देंगे। सिंपली उनको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया है, और उसमें मशरक बैंक ने खुद तो कुछ नहीं कहा था, उसने तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच किए थे और कहा था जी कि ये इनकी अपनी अकाउंट से आई हैं और इनकी डायरेक्शन पे आई हैं, NCA वगैरह इन्वॉल्व नहीं है। इस फैक्ट को जब किसी ने डिस्प्यूट नहीं किया, आप उसे रिकॉर्ड का हिस्सा भी बना रहे हैं, फिर ऑर्डर में आप वो उनके पैसे 35 अरब रुपये फेडरेशन को आपने कैसे दे दिए? मेरा ख्याल है इस केस में जो है ना कोई ना कोई अपील लाजमी किसी बुनियाद पे आएगी। मज़ीद जो क्वेश्चंस हैं, अगर नैब अब ये कहता है कि नहीं जी शहजाद अकबर साहब ने या कुछ दीगर लोगों ने, इमरान खान ने उस वक्त NCA से फ्रॉड किया और उन्हें बताया जी कि ये रजिस्ट्रार का अकाउंट बेसिकली रियासत पाकिस्तान का अकाउंट है और पैसे आप रियासत पाकिस्तान को इस अकाउंट में दे दें, और NCA से झूठ बोला गया, तो ट्रांजैक्शन कब किया? नवंबर 2019 की। हाँ जी। आज हम बैठे हुए हैं 24 नवंबर 2023 में, 4 साल हो चुके हैं। NCA कोई इतना कमज़ोर इदारा नहीं है, अगर उनके साथ ये झूठ बोला गया था तो नैब उसके बाद जब से तहकीकात कर रहे हैं ना, कई बार NCA को लिखा है इन्होंने। मेरा सवाल है आपसे, जो जज स्नो का हमने वो जो पैरा 45 है उसमें हुकूमत पाकिस्तान तो है ही नहीं कहीं। अली रियाज मलिक और NCA, और उसका NCA के साथ फैसला हुआ और उसमें लिखा है कि तय ये हुआ कि पैसे उस अकाउंट में जाने, उस अकाउंट में जाने। सुप्रीम कोर्ट तो फ्रॉड की तरह पैसे देने थे। ये जो सारी कहानी है कि जी फ्रॉड किया, हुकूमत पाकिस्तान को तो ना NCA मान रही है कि हमारे साथ कोई शरीक थे, ना कोई बैंक मान रहा है, ना जज स्नो में कोई जिक्र आ रहा है। ये तो, और फिर वो पैसे एक्चुअली, ये कल सवाल उठाया जा सकता है मलिक रियाज की तरफ से कि जो पैसे हमने जुर्माने की मद में अदा किए वो हुकूमत पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दे दिए? क्योंकि जो फैसला है वो जो सुप्रीम कोर्ट का जो 3 मेंबर बेंच का, उसके मुताबिक तो जब तक पेमेंट पूरी नहीं होगी ये पैसे सुप्रीम कोर्ट में ही रहेंगे, उसके बाद जाएंगे जहां जिसके पास। देखिए प्रोसिक्यूशन के आपके क्वेश्चन में से एक चीज़ आगे बढ़ती है ना, जो प्रोसिक्यूशन के पास आप वाइड एंगल रहता है वो यही रहता है कि जज स्नो ने जो लिखा ना जी कि अली रियाज मलिक और इनका आपस में NCA का ये तय पाया कि पैसे पाकिस्तान में जाएंगे, तो एक ही एंगल यही रहता है जो मैं पहले अर्ज कर रहा था कि
वो ये कह सकते हैं जी कि एनसीए को जो है ना ये बनाया गया है जी कि आप ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पैसे आ रहे हैं और दरअसल इसमें एडजस्ट कर दिया गया। तो अगर एनसीए को बनाया गया तो 4 साल में एनसीए ने दोबारा नैब जब से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, एनसीए से कई बार राब्ते कर चुका है, पर भी ये एनसीए ने नहीं कहा कि ये ऐसा हुआ है। कहीं पर ये चीज नहीं नजर आ रही कि हुकूमत पाकिस्तान कभी एनसीए के साथ मुज़ाकरात में शरीक थी। और फिर अगर शहजाद अकबर ने एनसीए के साथ गड़बड़ किया तो अब शहजाद अकबर कहाँ हैं, कहाँ रहते हैं वो आजकल? यूके में बाहर है। एनसीए ने क्यों नहीं पकड़ा उन्हें? हम तो बड़े मासूम आदमी है कि तो एनसीए को पकड़ लेना अगर कोई फ्रॉड है यूके में रह रहे हैं। तो ये आपको लगता है कि एनसीए के एसएचओ को उनको एसआई को पैसे पूसे देती होंगे ज्यादा? ये बड़ा मुश्किल होता है। मैं आपको बताऊं एक खबर छप भी चुकी है पाकिस्तानी प्रेस में, द मिसिंग डॉक्यूमेंट के नाम से द न्यूज़ में छपी है, कुछ माह पहले छपी है। वो मिसिंग डॉक्यूमेंट किया कि नैब ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी थी कि हमें सारा कुछ हलवे की तरह मिलेगा बरतानिया से और हम केस बना लेंगे। एनसीए ने कहा कि किधर, कहाँ से? उन्होंने कहा जी अच्छा आपका जो इंडिया से वो हुआ था ना एग्रीमेंट, वो हमें डॉक्यूमेंट दे दें। उन्होंने कहा जी कौन सा डॉक्यूमेंट, वो तो हमारी यहाँ पे होता है सीक्रेसी, उसको तो हमने आपस में एक एग्रीमेंट किया, सीक्रेट रखे, आपको कैसे दे दें? अच्छा समी साहब ये बताएं कि अगर फ़र्ज़ करें बाय हुक और बाय क्रोक, जिस तरह आजकल तो ज़ोर ज़बरदस्ती पे जो इमरान खान के लिए जान देने वाला था वो भी थोड़ी देर बाद कह देता है जी मुझे नवंबर में जाके याद आया 9 मई तो बड़ा गलत हो ऐसी, तो वो साइड भी हो जाता है। अगर इन केस कोई इसी किस्म का कोई प्रेशर हुकूमत की तरफ से आता है मलिक रियाज साहब पे और वो इस एग्रीमेंट को किसी तरीके से हवाले करने में या उनसे लेने में हुकूमत या सुप्रीम कोर्ट या कोई इदारा कामयाब हो जाता है और वो नैब के पास चला जाता है, जो एनसीए का एक शर्त होती है कि स्टेट जिसको भी वो एग्रीमेंट जिस हो रहा है जिन दो पार्टीज के, उस मुल्क की गवर्नमेंट उसको सीक्रेट रखेगी, इतना सीक्रेट कि उसकी कैबिनेट भी उसको खोल के नहीं पढ़ सकती कि जिसने फैसला करना था उसका, तो फिर एनसीए हमारे साथ क्या करेगा? नहीं देखिए, इसमें अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऑर्डर करती है पाकिस्तान में कोई, तो वो तो हमारी एग्जेक्टिव को मानना मस्ट है, तो उस पे तो एनसीए, पर एनसीए तो पाबंद नहीं है ना। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन जो जहाँ पर इस तरह के डिस्प्यूट्स हों वहाँ पर जाके वो उसको सेटल करने के लिए दरखास्त दे सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल तो फिर एक और रिकॉर्डिंग टाइप का जुर्माना में होगा। ड्रामा बनाया एक्चुअली में, नहीं फिर एक और रिकॉर्डिंग टाइप का जुर्माना में हो जाएगा। रिकॉर्डिंग टाइप अगर आर्बिट्रेशन में हमारा कसूर आ जाए, लेकिन इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो जिसका एनसीए को नुकसान हो, इसमें कोई ऐसी चीज़ मुझे नज़र नहीं आती और ना ही एनसीए इसको चैलेंज करेगा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, बैंक मशरक ने सारी चीज़ दी और जज के ऑर्डर है वहाँ पर जो आपने भी जिसको रेफ़र किया, तो ये सारी चीज़ लीगल है। इसमें वैसे उन्होंने एक प्राइवेसी की शर्त ज़रूर डाली है, लेकिन मुझे लगता है उसको ज़रा थोड़ा एग्जेजरेट किया गया, और ये नहीं बताना वो नहीं बताना, बट आई डोंट थिंक कि इसमें कोई एनसीए जाएगी किसी कानूनी कार्रवाई। तो सर एक तीसरी और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी की तरफ चलते हैं। ये एक हाजरा पाने जई साहिबा एक सामने आई है, उन्होंने कहा जी बंदा तो बंदा खान ने कुत्ता भी नहीं छड़िया। टोटल फ्रॉड। लेकिन उसका किताब है मेरा ख्याल। नहीं, किताब तो छपी ही नहीं ना, जो आप जरा पढ़े ना, कहते हैं जी किताब छपी थी पुरानी, वो कहती है कि मैंने गोस्ट राइटर को जो पब्लिशिंग कंपनी का होता है उसको मैंने कहानी बताई थी, उसने मुझे मेरे साथ एक स्क्रिप्ट जो है वो शेयर किया, लेकिन ये किताब छपी नहीं थी। अब वो जिसको जो छपी नहीं थी किताब, वो जो मुसवदा जो यहाँ पर किसी कमरे में तैयार हुआ और उसके ऊपर डेट पुरानी डाल के तो ये लोगों को पेश करने जा रही, जैसे अभी जुल्करनैन ने बताया। अभी शरीना में तकरीब जारी है सर, ये तकरीब हो रही है उसकी, लेकिन ये वो एक इमरान खान के ऊपर गंद डालने की बात है, मैं ये समझता हूँ। जैसे इन्होंने पिछले चंद दिनों से ये खबर मानिका का जो इंटरव्यू आया, फिर ये इद्दत वाली बात थी, अब ये मतलब एनिमल्स के साथ, यानी आप दुनिया जहान की जो बुराई है वो आप इमरान खान में निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन सॉरी ये हर चीज़ पुल्टी इनको पुठी पड़ रही है। जितना ये उसको बदनाम करने की बात करते हैं उतनी उसकी पॉपुलैरिटी में इजाफा होता जा रहा है। समी साहब, मैं और सुहेल दोस्त काफ़ी छोटे थे जबकि मैं बात करने जा रहा हूँ, मौलाना समीउल हक ने नवाज शरीफ की मुखालफत की थी एक बार 90s में, तो इसी किस्म की एक आधी खातून का उस वक्त भी इंटरव्यू सामने आया था अखबारात में, जो कह रही थी कि जो फलां मेरे कस्टमर रहे हैं, मेरे डेरे पे आते रहे हैं, ये वो ज़रा और ये वो। तो ये कोई नहीं, रियाम खान की किताब में क्या था, मुस्तफ़ा खर जब मुखालफ हुआ तो माई फ्यूडल लॉर्ड किसने लिखवाई है, कौन लिखवाता रहा, फिर बेगम नुसरत भुट्टो की तस्वीर किसने खिंचवाई और फिकवाई और सारा कुछ, ये पुराना तरीका है पाकिस्तान में, यही होता है। जरदारी साहब के पीछे एक खातून आ गई थी, हाँ उसके पीछे आ गई। हाँ जी, तो ये जब नवाज शरीफ साहब की, मैं कह रहा हूँ कि उनके ऊपर मुश्किल वक्त आता है या उनके ऊपर पाँव आता है, तो तभी ये सारी चीजें क्यों एक्टिव होती है? किताब लाजमी आती है, किताब तो आती है, लाइब्रेरी बढ़ गई है, लाइब्रेरी बढ़ गई है बहुत ज्यादा। साहब आप वैसे भी पढ़ने लिखने के बड़े शौकीन हैं,
तो ये मतलब जो मियाँ साहब की अपने कारनामे, वो पार्लियामेंट से बाज़ारे हुस्न तक, और दूसरी जो किताब है सियासी मुजरे, उनमें जो लिखे गए हैं कि ताहिरा सैयद और नईम बुखारी कलमा चौक में यूं जो पंजा है वो किसका है, वो ये बताते हैं किसका है वो। देखिए मैं उन किताबों को भी नहीं मानता था, और मैं इन किताबों को भी उतना ही बस रेट करता हूँ जितना उनको किया था, कि वो भी मतलब एक एवं ही चलती फिरती कहानी होती थी। चस्का लेने के लिए हमारे माशरे में एक सिस्टम है, जो आम आदमी होता है ना, ठीक है, वो एक जो थोड़ा साफ लोग होते हैं ना, उनसे मतलब कहानियां करना शुरू कर देता है कि जी तो नहीं पता कि हो रहा है, ठीक है। फिर आगे उसके जहन में जो होता है ना, ठीक है जी, हर बंदा एक स्क्रिप्ट राइटर है, वो कहानी सुनाता है, ठीक है जी। शहरों में लड़के कई भाग के स्कूलों में देहातों से आ जाते थे, क्योंकि यहाँ पे जो आके मोटर मैकेनिक का काम कर रहा था वो जाके कहा करता था कि वहाँ पे जनाब बेगमात आती हैं और पता नहीं, ठीक है, कहानियां सुनाई जाती थी, और वो देख के लड़के स्कूल छोड़ के वो मेंटालिटी ना वक्त के साथ ऊपर तक ट्रैवल कर रही होती है, ठीक है जी। हर जगह पे जो जिस बंदे का जहाँ दानी लगता है वो जी फिर कहता है अच्छा ठीक है फिर मैं तेरे से किताब लिखूंगा, ठीक है जी। वो फिर किताब में कहानियां जो जोड़ दी जाए, वो बेचारा सारी जिंदगी सफाई देता रह जाए। ये एक ऐसा इल्ज़ाम होता है जिसके बाद उसकी सफाई सारी जिंदगी दे के बिना वो पीछा नहीं छोड़ता। अच्छा ये फलां है, ये पार्लियामेंट से बाजार वाला है। अच्छा एक आखिरी चीज़ छोटी सी डिस्कस करेंगे, सुहेल आपसे शुरू करूंगा। जब से काजी फैसल साहब चीफ जस्टिस बने, पहली बात तो ये कि एक ही लाइक माइंडेड बेंच चलता आ रहा है जब से वो चीफ जस्टिस बने, ऑलमोस्ट 2 महीने तो हो गए उन्हें। दूसरा बेंच वो अपने साथ किसी और को बिठा नहीं रहे। दूसरी चीज़ ये कि नैब के सैकड़ों केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, जमानतों के दूसरे तीसरे, आज तक नैब का कोई एक केस नहीं लगा उनके आने के बाद किसी भी बेंच में। इसकी आपको क्या वजह नजर आती? क्या है शायद कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन नैब के खिलाफ आने का डर है किसी भी बेंच से, जिससे कि मौजूदा जो उनका जो सेटअप चल रहा है नैब का, जो वो करना चाह रहे हैं, वो डिस्टर्बेंस का खतरा है या क्या है? क्योंकि ये खुद नैब के वाले से बड़ी ऑब्जर्वेशन दे चुके हैं ये और इनके साथी। देखिए उनकी तरजीहात जो है ना अभी तक उस तरह से समझ नहीं है। उन्होंने अभी तक वो सारे केसेस टेकअप किए हैं जिनमें कहीं ना कहीं उनका नुक्ता नज़र पहले वाजे था और फायदा एक मखसूस लोगों को हो रहा था कि जी इस पे इनका ये नैरेटिव है और इसको इन्होंने आके सेटल करना है। तो वो बजाय ये तासुर ज़्यादा दे रहे हैं कि मैं जो अरसे से पड़े हुए केसेस थे जिनमें कोई हाथ नहीं डाल रहा था और मैंने आके उनको निपटा दिया है, वो रिटायर हो चुके लोगों के केसेस हैं, वो मर चुके लोगों के केसेस हैं। कौन से केस में हाथ डाला? तो फौजी अदालतों वाला अभी देखें, अभी जब दोबारा आता है तो शायद वो अपील में तो उनको मेरा ख्याल है अलग नहीं रख सकेंगे, और अगर रखेंगे तो उनका फिर उसको जवाब बनाना पड़ेगा कि मैं पहले इन्होंने खिलाफ हूँ। मैंने जब वो 21वीं आईनी तरमीम आई थी तो मैंने उसके खिलाफ नोट लिखा था और ये होनी ही नहीं चाहिए, और एक और इजाफी नोट हम उनसे एक्सपेक्ट करेंगे। अच्छा एक जब बंदयाल साहब ने 9 मेंबर बेंच बनाया फौजी अदालतों के केस पे, काजी साहब अलहदा हो गए थे, उसमें उन्होंने कहा था जी हिरासती मराकज़ वाला एक केस 2019 से पेंडिंग है, खोसा साहब छोड़ के गए थे, वो क्यों नहीं लगाया? उसको लगाते तो ये नौबत ही ना आती। अच्छा आपने अब 2 महीने से तो वो खुद है, तो आपने लाइक माइंडेड की बात की थी, उसमें एक रुकन उतना लाइक माइंडेड नहीं है, वो उनको बार बार जो है ना साथ बैठ के कुछ केसेस की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। जस्टिस सत्रम अल्लाह बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि आप कुछ ऐसे केसेस उठाएं, टेकअप करें जो इस लेकिन वक्त वो सुन नहीं रहे, वो तो उल्टा एतराज हसन की भी पिटीशन पे एतराज लगा जो इस वक्त के लिए इम्पैक्टफुल हो, ठीक है, जो इस वक्त इम्पैक्ट डाले। जब को वकील बात करो कहते छोड़ देना इस वक्त को, उस वक्त की बात करें जब का धरना हुआ था। हाँ, और खुद बात जो है ना पहले भी कर लेते हैं, बाद में भी कर लेते हैं, तो ये थोड़ी सी चीजें तो वो जो कह रहे हैं कि मतलब केसेस फिक्स नहीं हो रहे, कम से कम खुद तो केस फिक्स करना शुरू करें जो नैब के भी अरसे से पेंडिंग है। अभी खैर वो मसरूफ बड़े हैं, उन्होंने मेरा ख्याल है एक आधा केस ही और रह गया जिसमें, और ये जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी के सदर ने जवाब दिया जाते जाते इसके भी तरह कमेंट कर रहे हैं, इस पे उन्होंने कहा है कि जनाब ये भर्तियां सारी कानून के मुताबिक हो रही हैं और आपके पास मालूमात ही पूरी नहीं है। पहले मालूमात में इन्होंने लिखा था बीइंग मेंबर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज कि जी यहाँ पे बड़ी गैर कानूनी भर्तियाँ हो रही हैं, और सदर मुमलिकत को भी लिख दिया कि जी इसकी तहकीकात कराई जाएँ और बड़ा ये मसला है। उस पर आप वो प्रेसिडेंट तो ज़ाहिर है वो सऊदी अरब खुद अपॉइंट करता है और वहाँ पे उसको बड़ा वो एक मुकद्दस समझते हैं उस चीज़ को। देखो उन्होंने जवाब सिंपल ये लिखा है, पूरा जवाब पढ़ने की जगह उन्होंने कहा भाई पैसे हम लगा रहे हैं, हाँ जी, यूनिवर्सिटी हम चला रहे हैं, 17 मिलियन रियाल हम लेके आ गए हैं अभी जब से, 15 मिलियन डॉलर उसके अलावा, ठीक है जी, वो उसके अलावा हैं। मस्जिद आमिया इतनी बड़ी बना रहे हैं, आपको पता ही नहीं है, आपको मतलब इन्फॉर्मेशन ही नहीं है और आपकी मालूमात नाकिस मालूमात है। उन्होंने ये जवाब लिखा है और वो जवाब मेरा ख्याल है जवाब ही नहीं लिखेंगे। सऊदी जहाँ पैसा लगाते हैं पाकिस्तान में तो वो फिर बड़ा माइंड भी करते हैं, जब कोई क्वेश्चन उठाए तो उन्होंने मुतलका जगहों पे भी कहना है कि बंदा की कर दिया। तो लोकल 2 लोकल थे, अब इंटरनेशनली भी सुबकी शुरू हो गई है। बहरहाल अल्लाह खैर ही करे। बहरहाल जी आज तक के लिए इतना ही, अब मजीद कल इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।